हेलो बच्चों, आज अनूप सर के साथ आज ऐसे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर वर्ष जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है पेपर में। आज आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा क्योंकि अच्छा अंक ले आना है आपको। तो हम इसमें बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम नोट किए, जैसे संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया किससे कहते हैं। जैसे परिभाषा आ रहा है तो कैसे लिखना है, और रिएक्शन आता है लिखने के लिए तो कैसे आपको लिखना है। तो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एकदम ट्रिक आप समझिए, थोड़े से समय में अत्यधिक आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे इसमें दिया गया है, सबसे पहले H2+O दिया गया है। थोड़े से समय में तैयारी, हम आपको बता रहे हैं थोड़े से समय में आपकी ज्यादा तैयारी होगी। जैसे संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है, पहले हेडिंग इसमें देख लीजिए, इसी में संयोजन दिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, परिभाषा ध्यान से सुनिए। संयोजन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को, जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को संयोग करते यानी ये एक में मिलाते हैं, संयोग करते हैं यानी एक में मिलाते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे H2O, नए पदार्थ का निर्माण होता है या नया यौगिक तैयार हो जाता है बनके, तो उसी को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। याद हुआ, जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम संयोग करते हैं तो एक नया उत्पाद तैयार होता है या नया पदार्थ बनता है, उसी को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको दो अपक्रिया दे रहे हैं, अभी आपको करना है और अपक्रिया जरूर नोट कर लेना। अब इसमें दिया गया है C+O2 दिया गया है, और यहां पर N+H3 हो गया। इन सब की अपक्रिया आपको करना है, नाम जरूर लिखना है इन सब की अपक्रिया। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अगला दिया गया, इसी में वियोजन दिया गया। क्या दिया है, वियोजन। वियोजन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, हम आपको बता, सेम इसी का उल्टा कर देना, सेम इसी का उल्टा कर देना। यहाँ पे H2O है तो हम यहाँ H2O लिख रहे हैं, H2O लिख रहे हैं। परिभाषा कैसे लिखना, ध्यान से सुनिए। जब हम किसी पदार्थ को, जब हम किसी यौगिक को, जब हम किसी पदार्थ को, जब हम किसी यौगिक को, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो जब हम किसी पदार्थ को या जब हम किसी यौगिक को डेल्टा के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, डेल्टा के साथ गर्म करते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, या आप दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है। उसी को हम वियोजन अपक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें दिया है H2, क्या दिया है, H2+O दिया है। अभी क्या हुआ, अभी आप संयोग किए, अब आपको वियोग करना है यानी अलग करना। क्या करना, अलग करना है। जैसे यहाँ पे दिया है H2O दिया है, क्या दिया है, H2O दिया गया है। अब इसमें डेल्टा के साथ परिभाषा लिखना है, डेल्टा के साथ यानी परिभाषा वियोजन के लिखना। कैसे लिखोगे, फिर से देखिए। जब हम H2O यानी कि जब हम H2O किसी भी पदार्थ को आप डेल्टा के साथ गर्म करते हो, किसी भी पदार्थ को डेल्टा के साथ गर्म करते हो, तो दो या दो से अधिक तत्वों में या दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त होता है। क्या होता है, छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त होता है, उसी को हम वियोजन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। आप लोगों के समझ में आया, सेम ऐसे इन अपक्रिया को करना है और वियोजन क्रिया बता देना। 100% ये पेपर में भी आता है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि दिया गया है, इसमें विस्थापन तथा द्विविस्थापन, इसे उभय अपघटन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखना है विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, हम अपक्रिया भी आपको बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। सबसे पहले जैसे दिया है Fe, क्या दिया गया, Fe और प्लस NaCl, क्या दिया है, NaCl। जब हम इसके साथ अपक्रिया कराएंगे, और दूसरा जैसे दिया गया है यहाँ पे Cu प्लस H2SO4, Cu+H2SO4 दिया है, या लिख सकते हैं Mg+NaSO4। हम आपको बता रहे हैं, इसको आयरन पढ़ेंगे, इसको सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इसको आयरन पढ़ेंगे, इसको सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे। इसको नमक के नाम से भी जाना जाता है, इसे साधारण नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। अब आपको बता रहे हैं विस्थापन अपक्रिया, क्या कह रहे हैं हम, विस्थापन। क्या कह रहे हैं भाई, विस्थापन कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। विस्थापन अपक्रिया कैसे करना है, परिभाषा कैसे लिखना है, हम आपको पहले अपक्रिया करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये इसमें पहला अपकारक इसमें जो है इसके साथ जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। जब इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो यहां पर जो है इसके स्थान पर ये जुड़ने के बजाय, ध्यान सुनिएगा फिर से, ये अब पहला विकारक इसके स्थान पे जाके स्थापित हो जाता है यानी प्रतिस्थापित हो जाता है। जुड़ेगा नहीं, फिर से बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ये पहला विकारक जो है इसके साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये जो Fe दिया है, Fe क्या होगा, जाके ये सोडियम के स्थान पे प्रतिस्थापित हो जाता है, इसी के स्थान पे रहने लगता है, यानी कि यहाँ पे Fe हो जाएगा। Fe अभी तक सोडियम क्लोराइड था, अब इस Na के स्थान पे Fe चला गया तो यहाँ पे आपका Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Cl, और Na टूट कर अलग हो जाता है, यानी कि यहाँ Fe होता है, उसी के स्थान पे ये जो है
Na चला जाएगा। अब ये Na अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, अभी तक सोडियम क्लोराइड था, अब जो है आयरन क्लोराइड पढ़ा जाएगा। Fe को आयरन पढ़ते हैं, Fe को क्या पढ़ेंगे, आयरन क्लोराइड पढ़ते हैं। ऐसे क्रिया आपको दिया गया है यहाँ पर, जैसे H2SO4 दिया, क्या दिया, H2SO4 दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको बॉक्स बनाना है तो इसे बॉक्स बना सकते हो, बॉक्स बना सकते हो। यहाँ Cu दिया है, हम Cu लिखेंगे और SO4 लिखते हैं, SO4 लिखते हैं। H2 बाहर है तो बाहर H2 आप लिख सकते हो, इसे 2H भी कह सकते हो या H2 भी कह सकते हो। अब इसको भी आपको क्लियर करना है, सीधा सीधा ऐसे ही बॉक्स बनाना है आपको फिर से। और यहाँ पे Mg है, Mg लिख लेंगे और SO4 है, SO4 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे और सोडियम अलग हो गया, तो सोडियम को हम अलग कर दे रहे हैं। अब नाम हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है, इसे पढ़ते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, इस कॉपर सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाता है और ये आयरन क्लोराइड होता है। क्या होता है, आयरन क्लोराइड होता है। तो दूसरा दिया गया इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया जिसे उभय अपघटन के नाम से जानते हैं। जैसे NaCl है, NaCl दिया है, MgSO4 दिया है, या आपका KOH प्लस FeSO4 हो जाएगा आपका। तो आपको कुछ करना नहीं है, साफ सुथरा आपको एक बॉक्स बनाना, क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। अब यहाँ द्विविस्थापन क्रिया में अपक्रिया कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपक्रिया करने से पहले नाम जरूर नोट करना। हम आपको बता रहे हैं, इसको होता है सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, आयरन सल्फेट होता है। एक बॉक्स बनाना है आपको। द्विविस्थापन क्रिया की बहुत सरल तरीका है, एक बॉक्स ऐसे बीच में बना लो, बॉक्स बना लो, बस खाली आपका तैयार हो गया। यहाँ Na दिया है, हम Na लिखते हैं और यहाँ SO4 लिख दिया और प्लस लगाए, बचा क्या है आपका Mg। सॉलिड पहले लिखते हैं, सॉलिड इसलिए Mg लिखे हैं और Cl लगा दिए। इसे हम सोडियम सल्फेट पढ़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ते हैं। सेम ऐसे करना है, यहाँ पर Fe दिया है, Fe लिखेंगे, Fe लिखने के बाद OH है, OH यानी आयरन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और प्लस लगाएंगे, यहाँ K है, K लिखेंगे और SO4 लगा दिए, यानी कि ये आपका हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ये आयरन हाइड्रोक्साइड। नाम जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बता, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषीय क्रिया लगातार पूछा जाता है ये भी पेपर में। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषीय क्रिया किसे कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको CH4 क्या लिख रहे हैं, CH4 प्लस CH4 दिया गया है और प्लस आपको 2O2, CH4 प्लस 2O2। ध्यान से सुनिएगा, ऊष्माक्षेपीय क्रिया किसे कहते हैं, जहां पर ऊष्मा जो है प्राप्त होता है, यानी ऊष्मा निकलता है यानी प्राप्त होता है, उसी को हम जो है ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। जैसे इसके साथ क्रिया यहाँ पे मेथेन दिया गया, क्या दिया है, मेथेन दिया है और इसमें कार्बन यानी कि O2 को डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, O2 को डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ सकते हो आप। अब इसके साथ क्रिया कराएंगे सीधा तो यहाँ पर आपका आएगा C, एक बार कार्बन है, एक बार 4 बार हाइड्रोजन या 4 बार ऑक्सीजन है, 2 बार यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 बार क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2H2 लिख सकते हो। 4 बार जो है ऑक्सीजन था यहाँ पर, 2 यहाँ लिखे हो, 2 बचा है और प्लस आप क्या लिख सकते हो, ऊष्मा आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा। यानी जहां पर जब आप कोई भी रासायनिक अपक्रिया क्रिया है, अगर उसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उसी को हम ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। अगला दिया गया है, अगला क्या दिया गया है, अब अगला दिया गया यहाँ पे ऊष्माशोषीय क्रिया। क्या दिया गया, ऊष्माशोषीय क्रिया दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर जो है हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि ये दोनों अवश्य पूछा जाता, हमेशा पूछा जाता है पेपर में। तो आगे दिया है 2Hg प्लस O प्लस ऊष्मा। ध्यान से देखिए, आपको परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा, यानी डिफिनेशन। तो अब जहां पर ऊष्मा का शोषण होता है, क्या होता है, शोषण होता है, जहां पर ऊष्मा का शोषण होता है उसी को हम जो है ऊष्माशोषीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषीय क्रिया कहते हैं। जहां पर ऊष्मा का शोषण होता है, क्या होता है, शोषण होता है, उसी को हम जो है ऊष्माशोषीय क्रिया कहते हैं। अब आगे इसको हम क्रिया कर रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब इसमें हम आपको क्रिया बता रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब यहां पर दिया है 2HgO, इसे मरकरी, Hg को हम मरकरी पढ़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसे हम कहेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर
2Hg। Hg 2 बार है और ऑक्सीजन भी 2 बार है, यहाँ 2 लगा, इसका मतलब 2 बार Hg और 2 बार ऑक्सीजन। तो यहाँ O2 भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, O2 कर सकते हो। ऐसे आपको क्रिया को लिख देना है, एग्जाम में आता है तो। अब इसमें अगली हेडिंग दिया, चौथा क्वेश्चन और चौथी हेडिंग आपको बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप ट्रिपल नहीं 4 स्टार या 4 स्टार आप बना सकते हो, क्योंकि ये अवश्य हर एक एग्जाम में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिया गया ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, दिया गया ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि रेडॉक्स के नाम से आता है। ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, इसके नाम से आ जाता है। दोनों नाम आपको तैयार होना चाहिए। अब इसमें क्रिया हम नोट कर रहे हैं CuO और प्लस CuO। अब इसमें दिया गया CuO प्लस H2 दिया गया है। अब ये इसकी परिभाषा कैसे लिखना, आप क्रिया कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए। अब पहले आप क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद आपको परिभाषा बता देंगे। ध्यान से सुनिए, जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो सीधा सीधा यहां पर हमें क्या लिखना है भाई, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, यहां पर लिखा है Cu, क्या लिखा है Cu और प्लस 2 बार हाइड्रोजन है, इसको 2 लिखेंगे और ऑक्सीजन एक बार लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा आपकी बन जाएगी एकदम बढ़िया से। अब यहां क्या दिया है, Cu, क्या दिया है Cu। तो अब इसको जो है दिया गया है, वो दिया गया है। अब यहां पर जो है यद से जाता है यहां पे, ठीक, तो इतना याद रखिएगा। अब ये जो है पहला अभिकारक है, ये इधर से जाएगा तो पहला या दूसरा, 2 अभिकारक दिए गए हैं, तो ये जो होगा पहला अभिकारक। अब पहला अभिकारक इसमें दिया गया है अपचयन, और दूसरा अभिकारक ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण भी कह सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, हाँ इसमें आपको हम बता रहे हैं कि ये जो है यहाँ पहला अभिकारक अपचयन है, दूसरा दिया गया ऑक्सीकरण। अब पहले क्रिया समझ लीजिए, यहाँ Cu कॉपर ऑक्साइड दिया गया, तो यहाँ कॉपर अलग हो गया, जो सॉलिड है अलग हो गया, और ये जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो जल प्राप्त हुआ है। अब परिभाषा लिखना, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं पहला अभिकारक। ध्यान से सुनिएगा, पहला अभिकारक, ये पहला है ना, पहला, ये पहला अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है, याद रखिएगा। पहला अभिकारक अपचयन, पहला अभिकारक अपचयन तथा दूसरा अभिकारक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। पहला अभिकारक अपचयन तथा दूसरा अभिकारक ऑक्सीकरण होता है, तो उसी को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं, या अपचयन या उपचयन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन या उपचयन क्रिया कहते हैं। हाँ, अब आप लोगों को बता रहे हैं, अगली हेडिंग 5वीं हेडिंग दिया गया है विकृत गंधिता तथा संचारण। ये क्वेश्चन में आता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं तथा संचारण किसे कहते हैं, या संचारण से आप क्या समझते हैं, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है। सबसे पहले हेडिंग क्या दिया गया है, विकृत गंधिता। क्या दिया, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता याद करने का एकदम सरल तरीका, यानी कि टॉपिक आपको बता रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये विकृत गंधिता याद करने का नया तरीका आपको बता रहे हैं कि आपको परिभाषा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको तत्काल याद हो जाएगा, आपके माइंड में आपके प्रवेश कर जाएगा, कभी नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। अब इसमें दिया गया विकृत गंधिता किसे कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये खाद्य पदार्थ जो आप खाना पीना खाते हो, रोटी चावल दाल कुछ भी खाते हो, वही चीज इसमें रखा हुआ है, उसी का नाम दिए हम क्या दिए हैं, भोज्य पदार्थ दिए। क्या दिए हैं, भोज्य पदार्थ। कोई भी आप भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ, कोई भी आप भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखते हो, लंबे समय तक रख देते हो, तो उसका रंग गंध और स्वाद में परिवर्तन आता है। क्या आता है, रंग तथा गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। याद आया आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। कोई भी खाद्य पदार्थ अगर आप रख देते हो, और पहले शुरुआत में तो अच्छी महक आती है, उसमें बहुत अच्छी महक आती है, उसमें जो गंध निकलती है बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन देखने में भी, और उसको जब आप देखते हो तो रंग भी बहुत अच्छा रहता है,
और स्वाद खाने में भी टेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक रख दिए तो रंग और गंध और स्वाद तीनों में परिवर्तन आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं भाई? विकृत गंधिता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? अगले हेडिंग दिया गया संचरण। क्या दिया है? संचरण दिया गया। इसमें दिया गया संचरण किसे कहते हैं? संचरण आपको समझाने से पहले एक चीज आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये चीज याद रखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, शेयर नहीं करते हो, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। क्योंकि ऐसे ही आपको जो समझ में आ रहा है ऐसे दूसरे के भी समझ में अच्छे से आ जाए, बोर्ड में अच्छा नंबर ले आए। अगर वो बोर्ड में अच्छा नंबर ले आएगा आपका भी नाम होगा, उसके साथ हमारा भी नाम हो जाएगा। लेकिन आप ये चीज नहीं याद नहीं रखते हो, शेयर नहीं करते हो, तत्काल उसे शेयर और जो है अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अब इसमें संचरण दिया गया है। अब संचरण समझने का नया अंदाज आप देखिए। हम यहां पर एक आपको क्या रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको लोहे की छड़ है। क्या है? लोहे की छड़। देख लीजिएगा, अगर समझ में है तभी ऐसा काम करिएगा। ये आपके जो है लोहे की छड़ है। जब इसको हम एग्जांपल के तौर पे Fe मान लिए, यानी कि आयरन, Fe को आयरन पढ़ते हो। संचरण किसे कहते हैं? हम आपको फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। संचरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात, जब हम लोहे की धातु को या किसी भी धातु को खुले में रख देते हो, क्या करते हो? खुले में रख देते हो तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन या नमी क्या होता है? ऑक्सीजन या नमी के कारण उस पे एक भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है। क्या चढ़ने लगती है? परत या परत चढ़ने लगती है। तो उसी को आप संचरण कहते हो। क्या कहते हो? संचरण कहते हो। जैसे लोहे पे आप देख सकते हो, एक साइकिल पे देख सकते हो, कुछ दिनों बाद उस पे एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे आप जंग के नाम से जानते हो। क्या जानते हो? जंग के नाम से जानते हो। उसी को हम संचरण कहते हैं। और संचरण से बचाव होता है लिखने के लिए, पेपर में क्या आता है? संचरण से बचाव होता है लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं बचाव कैसे करना है। उस धातु पर आप ग्रीस लगाकर बचाव कर सकते हो, पेंट लगाकर भी बचाव कर सकते हो, या आप जेडेन की लेप लगाकर, क्या करते हो? जेडेन की लेप लगाकर आप बचाव कर सकते हो। बचाओ। हेडिंग दिया गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगली हेडिंग दिया गया है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आपको चुनी हुई हेडिंग ये आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। हर एक एग्जाम में आया है। जैसे इसमें दिया पीओपी, इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमेशा पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको जितनी बार हुआ है ये पेपर, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का पेपर जब हुआ तब ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले हम लिखे, आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे CaSO4 into 2H2O 2H2O। अब याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, यानी कैसे प्राप्त होता है। तो अब क्रिया के माध्यम से आप समझ सकते हो। 120 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, या आप 273 केल्विन ताप भी लिख सकते हो। हमने यही लिख दे रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिएगा। जब हम जिप्सम को, ये जिप्सम है, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं? जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, डेल्टा बना लीजिए, तापमान पर गर्म करते हैं। जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा के साथ गर्म करते हैं, तो यह जल के अणुओं का त्याग कर, क्या करता है? जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो हम यहां लिखेंगे CaSO4 into 1/2 H2O। अब याद रखिएगा। अब इसके लिए आप परेशान हो जाओगे, ये कहां से 1/2, कहां से 3/2 आया। तो हम इसे आपको 1/2 प्लस 3/2 आपको लिख के दिखा रहे हैं कैसे ये आता है। तो यहाँ पे 3/2 लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पे कैसे ये इस तरह बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हर बराबर है आपका, तो
ऊपर लिख देते हैं 1 और 3 और नीचे का 1 अंक लिख लेते हैं। तो यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, 4/2, 2 1 नाम 2, 2 दूना 4 आपका 2/1 है। एक में यानी हर में महत्व नहीं होता है, 2 लिखा जाता है, इसीलिए 2 बार यहाँ जल था। तो जल के अणु टूट कर अलग हो जाते हैं, तभी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। पीओपी के नाम से जानते हो, किसके नाम से जानते हो? पीओपी के नाम से भी जानते हो। इसका उपयोग, अब आती है बात उपयोग की बात आती है, तो आप बता सकते हो, उपयोग में लिख सकते हो कि घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और आगे दिया गया है और मूर्ति को सजाने के लिए, ये आप लिख सकते हो, यानी उपयोग में आप नोट कर सकते हो। और टूटी हुई हड्डियों को ध्यान से सुनिएगा, उपयोग में टूटी हुई हड्डियों को जो प्लास्टर चढ़ाते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करती है, उसको उस पे लेप लगाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी करते हैं। और इधर दिया गया जिप्सम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, जिप्सम का उपयोग कहां करते हैं? इसको उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में करते हैं, और ये जो है जिप्सम को चूहे की दवा में इसका उपयोग करते हैं, चूहे की दवा में भी इसका उपयोग जिप्सम का करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।